रंजयति इति रागः, मन को जो रंग दे वह राग होता है। प्रश्न यह भी उठता है कि राग आखिर कहते किसको है। चित्रकला के बारे में मैं आपको बताऊं मैं कि कोई बहुत सुंदर चित्र हम लोग देखते हैं और देखने के बाद मन करता है उसको फिर से देखें। यह जो राग होता है उस चित्र के प्रति, वही जीवन का अनुराग होता है, वही एक प्रकार से मन को रंगता भी है। संवाद के इस कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। संवाद की आज की इस कड़ी में हमने बहुत महत्वपूर्ण कलाकार डॉक्टर नाथूलाल वर्मा को आमंत्रित किया है। डॉक्टर नाथूलाल वर्मा पारंपरिक कला के मर्मज्ञ विद्वान हैं। फ्रेस्को कला में भी आप बहुत निष्णात हैं और इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों से और साझा करना चाहूँगा कि कलाएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। बहुत से ऐसे चित्र, भित्ति चित्र जो आजकल दिखने में नहीं आते हैं, उनके रेस्टोरेशन का बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी जो है नाथूलाल वर्मा जी ने किया है। नाथूलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है संवाद के इस कार्यक्रम। नमस्कार। नाथूलाल जी, आपसे बातें करें उससे पहले मैं दर्शकों से और साझा करना चाहूँगा बात कि आप देश ही नहीं विदेश में अपनी कला से जाने जाते हैं और ख़ासतौर से ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ है। कालिदास अकादमी का बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड आपको 5 बार प्राप्त हुआ है। आईफेक्स ऑल इंडिया अवार्ड जो उससे आपको सम्मानित किया गया है। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन का जो कला पुरस्कार है उसको भी आपको प्रदान किया गया पुरस्कार। और इसके अलावा भी निरंतर बहुत से संस्थानों से, बहुत सी अकादमियों से, राजस्थान ललित कला अकादमी से भी आपको 4 बार सम्मानित किया गया। और देश भर की जो प्रदर्शनियाँ होती है, कला प्रदर्शनियाँ, उसमें जूरी के रूप में भी आप आमंत्रित रहते हैं। और खासतौर से आयोजन धर्मिता जिसको कहें अपन, कला के आयोजन धर्मिता, उससे भी आपका निकट का नाता रहा है। और इसके साथ एक पहलू और कि कला शिक्षण से एक लंबे समय तक आपका जुड़ाव रहा है। प्रोफेसर के रूप में आपने राजस्थान विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष के रूप में भी जो है चित्रकला और पेंटिंग के रूप में कार्य किया है। नाथूलाल जी, बहुत सारी चीज़ें आपसे बात करेंगे, मुझे लगता है कि विषय का पता नहीं चले, हम लोग चाहेंगे कि संक्षेप में बहुत सारी चीज़ें साझा करें। कहाँ से शुरुआत कला की यात्रा, कैसे आपको लगा कि आपके अंदर एक कलाकार है और आपने चित्र बनाने शुरू कर दिए? 5 जून 1946 को जयपुर के कुमार परिवार में मेरा जन्म हुआ। चित्रकला और स्थापत्य कला के क्षेत्र में कुमार समाज का बड़ा योगदान रहा है जी। मेरे पिताजी स्थापत्य कला और आराइश कला के एक कुशल कारीगर थे और परिवार में कला का माहौल था। तो बचपन से ही जब मैंने ये सब देखा तो रुचि होना स्वाभाविक था। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं 10 साल का हुआ तो कुछ रेखांकन चित्र बनाने लगा। उसमें जैसे कुछ पशु पक्षियों के चित्र हैं और कुछ जैसे गणेश वगैरह, कृष्ण वगैरह के ऐसे रेखांकित चित्र मैंने बनाए। धीरे धीरे और रुचि बढ़ी। मैं अपने जैसे 9th क्लास में आया तो मैंने 2 सब्जेक्ट के साथ में एक सब्जेक्ट ड्राइंग पेंटिंग का भी लिया और 63 में मैंने हायर सेकेंडरी पास की। इसी दौरान क्या है, 63 में एक सवाई राम सिंह शिल्प कला मंदिर की स्थापना हुई और उसके जो डायरेक्टर हैं गुरुदेव कृपाल सिंह जी शेखावत को नियुक्त किया गया। और एक्चुअल में देखा जाए तो मेरे को 63 में ही कला का जो एक्चुअल में जो प्रशिक्षण मिलना चाहिए था तो यहाँ से शुरू होता है। 11वीं में थे जब आप? हाँ जी। गुरु जी के शिष्यत्व में मेरे को कला का पारिवारिक जो कला प्रशिक्षण है वो प्राप्त हुआ। इसमें जैसे कुछ फ्रेस्को पेंटिंग के कोर्स और ब्लू पोट्री के कोर्स लागू किए गए थे और वो 3 साल के पाठ्यक्रम थे। तो 63 में से शुरू होकर के 66 तक मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद में मेरी काबिलियत को देख करके गुरुजी ने मेरे को वहाँ पे एक टीचर्स के पद पे नियुक्त कर दिया और 71 तक मैं इस संस्थान में मतलब कार्य करता रहा। इस बीच में मैं गुरुजी के साथ में एक सहयोगी के रूप में भी कार्य करता रहा। 71 में ये संस्था को छोड़ करके और मुझे वनस्पति विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय में एज ए सीनियर आर्टिस्ट के पद पर नियुक्त किया गया। यहाँ मेरा काम था वनस्पति के जो प्लांट्स वगैरह हैं उन चित्रों को बनाना। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये हमारे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर बीडी त्यागी, बॉटनिस्ट थे, बहुत सीनियर थे, जो वो वर्क कर रहे थे अपने उस पर रिसर्च का। तो उन्होंने एक प्लांट मुझे दिया
और प्लांट दे करके कहा कि वर्मा जी इसे आपको बनाना है। मैंने तुरंत ही उसको स्टडी करके और जल रंग से मैंने वो चित्र बनाया, और चित्र बना करके जैसे ही मैंने उनके सामने पेश किया तो वो देखिए उस चित्र को उठाने लग गए। अच्छा। तो मैंने कहा कि सर ये तो मतलब पेंटिंग है। तो बड़े आश्चर्य के साथ मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे अरे वर्मा साहब आपने तो कमाल कर दिया। चलिए ये सब चलता रहा, और मैं मात्र हायर सेकेंडरी था उस समय, तो दिमाग में मेरे आया कि साथ में क्यों नहीं अपने को मतलब शिक्षा के प्रति आगे कुछ सोचना चाहिए। तो मैंने स्वयं पाठी के रूप में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की, और उस समय क्या था कि बॉयज़ के लिए हमारे यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय में एमए करने का कोई प्रावधान नहीं था। 81 में मैंने चित्रकला विभाग से एमए उत्तीर्ण किया, और पीएचडी जो है टेक्निक ऑफ राजस्थानी पेंटिंग के विषय में 87 में मैंने पीएचडी प्राप्त की राजस्थान यूनिवर्सिटी से। 1984 में मुझे एज ए मेरिट बेस पे राजस्थान विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग में सहायक पद पर, सहायक आचार्य के पद पर नियुक्त किया गया, और काफ़ी लंबे समय बाद में मुझे मतलब जैसे 2006 में मेरी सेवानिवृत्ति हुई, और इस बीच में मैं अपना कार्य भी करता रहा। मेरे को मतलब जैसे हमारी जो पारंपरिक कलाएं हैं उसमें विगत 58 साल का अनुभव है। आज मैं 80 साल का हूं, और निरंतर अभी मैं अपना कार्य भी कर रहा हूं। नाथूलाल जी, आपने मेघदूत के काव्य पर भी जो है चित्र सिरजे हैं, और आपने मेघदूत के जो पूरी वृत्तांत यात्रा वृत्तांतिक प्रकाश हो जाए जी, उसको भी आपने बहुत सुंदर ढंग से जो है रूपायित किया अपने चित्रों में जो है। मेघदूत कालिदास का बहुत ही सुंदरी जो एक प्रकार से काव्य है, और मुझे लगता है कि एक यात्रा वृत्तांत के रूप में जो है उसको अगर पढ़ें तो लगता है कि मेघ कहाँ कहाँ की यात्रा करके जो है पहुँच जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इस तरह से मेघदूत है या कालिदास के जो नाटक है उन पर अगर चित्र बनाते हैं तो उनको पढ़ना भी उतने अनिवार्य होता है? देखिए, पढ़ना भी अनिवार्य है और उसको समझना भी अनिवार्य है। मैं समझता हूँ कि ये मतलब पढ़कर के भी चित्र बनाना बहुत आसान नहीं है जब तक आप वहाँ तक मतलब उसकी डिटेल तक नहीं पहुँचो। मतलब जैसे मैं उसको पढ़ता था, और पढ़ने के बाद में बड़े मतलब घंटों तक उस पर मतलब अपना जैसे आंखें बंद करके और उसको मतलब स्मरण करता रहता था कि कैसा मतलब ये सारा होना चाहिए, उसमें संयोजन कैसा होना चाहिए, उसके कलर स्कीम कैसी होनी चाहिए जिससे सारी बात क्लियर हो। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ, मैंने उत्तर मेघ पे अलकापुरी का एक चित्र बनाया। जी। यक्ष जो है मेघ के द्वारा मतलब यक्षिणी के पास में अपना संदेश भेजता है, तो मेघ को वो कहते हैं कि भाई आप जो है मेरे अलकापुरी को कैसे पहचानोगे। देखिए, इस चित्र में मैंने क्या है कि थोड़ा सा मतलब जैसे मैं और अन्य चित्रों में तो बहुत सारा जैसे नेचर को भी लेकर के और ये सारा मतलब बहुत सारा मैं काम करता हूँ, लेकिन इस चित्र को मैंने बहुत ही सरलीकरण रूप में मतलब चित्रित किया है। और इसमें जैसे वो बताते हैं कि भाई तुम अलकापुरी को कैसे पहचानोगे, कैसे जाओगे, तो सारा उनको समझाता है, मेघ को बताता है कि ऐसा है, मेरा जो अलकापुरी है वो हिमाचल के बीच में स्थित है। तो मैंने देखिए इसमें जो हिमाचल का जो है वो एक वाइट कलर से हल्का सा पहाड़ बना करके मतलब हिमाचल का रूप, और वो जो है अलकापुरी स्वर्णिम है। तो उस स्वर्णिम को दर्शाने के लिए मैंने अपने स्वर्ण लीफ जो है उसमें प्रयोग किया एज ए कलर के माध्यम से। और उसके द्वार पे, एक द्वार पे शंख है, दूसरे द्वार पे मतलब पद्म है, इसके मतलब चिन्ह बने हुए हैं। उसका एक पालतू बोर है। आप देखिए कितना अच्छा वर्णन किया है। एक मतलब उसकी बावड़ी है, उसमें कमल पुष्प खिले हुए हैं, और साथ में जो है केले का वृक्ष है। केले का वृक्ष भी जो है उसके पत्ते ग्रीन ना हो करके स्वर्णिम है। आप देखिए मतलब स्वर्णिम बताया उन्होंने, और स्फटिक के पहाड़ हैं। और वो मेरा चित्र बनाते बनाते मतलब निद्रा अवस्था में आ गई है, तो तुम केवल जो है उसको खिड़की में से झांक करके देखना, उसको डिस्टर्ब मत करना। अलकापुरी में सोई हुई है। हाँ, मतलब उसको डिस्टर्ब मत करना। देखिए कितना सुंदर वर्णन है, इसको मैंने मतलब अपने चित्र में दर्शाया है। अच्छा, आप जब बात कर रहे हैं नाथूलाल जी तो खास तौर से याद आ रहा है जी कि
इस तरह के बहुत सारे राग रागिनियों के चित्र भी आपने सृजित किए हैं। और जो खास बात मुझे लगती है ये भी है कि कोई चित्र अगर यथार्थ भी बनाते हैं हम, किसी काव्य पे बनाते हैं, नाटक पे भी बनाते हैं, तो उसमें एक प्रकार से अपने आप को रूपांतरित होना पड़ता है कलाकार को। आनंद कुमार स्वामी जिसको कहते हैं आर्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन, कलाएं रूपांतरण है। अच्छा, आप ये क्या मानते हैं कि जब राग रागिनी के जो चित्र बनाए आपने जो है, और सारी राग की रागिनियाँ भी है, कितना ये मानते हैं साम्यता इसमें कि संगीत का चित्रकला से कोई नाता भी है क्या? क्योंकि संगीत तो अमूर्त होता है, तो फिर ये राग रागिनियों के चित्र बनाने के पीछे क्या अवधारणा रहती है थोड़ा सा, क्योंकि आप तो कला शिक्षण से भी जुड़े हुए हैं। देखिए, वैसे मेरा संगीत विषय नहीं रहा है, लेकिन जब मैंने हमारे यहाँ के जैसे बूंदी, जयपुर, मेवाड़ पहाड़ी स्कूल को देखा, उसमें जो रागमाला के जैसे चित्र देखे, तो उन चित्रों को देख करके मैं बहुत प्रभावित हुआ जी। और मैंने भी सोचा कि क्यों नहीं मैं अपने निजी शैली में जो है मेरी स्टाइल है उसमें रागमाला चित्रित की जाए। तो ये सब चल ही रहा था विचार अपने। तो इसी दौरान 99 में मानव संसाधन मंत्रालय से एक सीनियर फेलोशिप का विज्ञप्ति जारी की गई। तो मैंने ये प्रोजेक्ट तैयार किया रागमाला पे, और मैंने ये वहाँ भेजा। वो प्रोजेक्ट मेरा अप्रूव हुआ और मेरे को फेलोशिप अवार्ड हुई। तो आप देखिए, ये प्रोजेक्ट जैसे इसमें 6 राग और 30 रागनियाँ, ऐसे कुल मिलाकर के 36 चित्र मैंने एक वर्ष में बनाए। और एक वर्ष में बना करके मैंने उसकी कला प्रदर्शनी जवाहर कला केंद्र में की। पंडित जसराज जी ने उसका उद्घाटन किया, और उन्होंने उन चित्रों को देख करके बड़ा अप्रिशिएट किया और मुझे आशीर्वाद भी दिया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अच्छा, आपको लगता है नटराज जी कि राग और रागिनी पे चित्र बनते हैं तो उनका सीधे कोई संगीत से संबंध होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। संगीत से संबंध होता है, समय से संबंधित होता है, ऋतुओं से संबंधित होता है, क्योंकि हर राग किसी समय को संबोधित होता है। बिल्कुल। देखिए, इसमें क्या है कि मतलब जो जैसे चित्रकला और स्थापत्य कला, ये क्या है, स्पेस से संबंधित है। और संगीत और काव्य जो कर्ण प्रिय है और दूसरा समय से संबंधित है। हर कला का मूल जो है सौंदर्य भाव होता है, आनंद का हेतु होता है। हाँ, आनंद है। तो इसमें आप देखिए, जैसे एक संगीतकार है जो स्वरों के माध्यम से, एक कवि है जो शब्दों के माध्यम से, और एक चित्रकार है जो रंग और रेखाओं के माध्यम से अपने सौंदर्य भाव को अभिव्यक्त करता है। ऐसे ही देखिए, संगीत जो है, संगीत कला है या काव्य कला है, वो श्रव्य कला है। जी। अपने तो विष्णु धर्म पुराण में और जैसे देखिए, मतलब चित्रकला जो है दृश्य कला है। अब जैसे आपने बताया, तो इसमें जैसे रागमाला है जो है श्रव्य कला के अंतर्गत है, लेकिन चित्रकारों ने इसको दृश्य कला के रूप में चित्रित। मैं वही बात कर रहा था कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में एक प्रसंग आता है, राजा मार्कंडेय जो अपने आप एक मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं, तो वो ऋषि के पास जाते हैं। ऋषि कहते हैं कि मूर्ति के लिए चित्रकला का ज्ञान जरूरी है। वो कहते हैं ठीक है, मुझे चित्र समझा दीजिए। बोले चित्र के लिए संगीत का ज्ञान जरूरी है, संगीत के लिए वाद्य ज्ञान जरूरी है। वो कहते हैं वाद्य सिखा दीजिए। बोले वाद्य के लिए जो है नृत्य का ज्ञान जरूरी है। और इस तरह से चलता है संवाद, और अंत में उसका निष्कर्ष ये होता है कि हर कला दूसरी में घुलकर पूर्णता को प्राप्त करती है। आप क्या? बिल्कुल, ये तो बात सही है। वैसे बिल्कुल ये सही है, आपका कहना वाजिब है ये इसमें। तो मैंने देखिए, मतलब हर जो राग है उसकी एक अपनी पहचान होती है, जिससे कि क्या है, वो दूसरे राग से अपने को अलग कर सकती है। और इनके अंदर क्या है कि मैंने एक पूरी श्रृंखला तैयार की है, और ये जो है 4 मतों पे आधारित है। रागमाला जो है पूरी 4 मतों पे आधारित है। इसमें एक तो कलिनाथ मत है, दूसरा सोमेश्वर मत है, और तीसरा हनुमत मत है, और चौथा जो है भरत मत है। तो मेरी जो रागमाला है जो मैंने चित्रित की है वो हनुमत पद पे आधारित है। अच्छा। इसमें मैंने 6 राग जो प्रमुख हैं, जैसे भैरव राग है, मालकोस है, हिंडोल है, और श्री राग है, दीपक राग है। ऐसे करके मैंने 6 राग जो बनाए हैं। मैंने देखिए, बड़ा देखते लगता है कि 6 राग, और इनके साथ जैसे इनकी जो 5-5 रागनियाँ हैं, मतलब राग को क्या है पुरुष के रूप में माना है, और रागनियों को क्या है स्त्री रूप में। वैसे देखिए, ये बहुत विस्तृत विषय है, राग रागिनी पे पूरा करना मेरा। अच्छा नाथराज, एक चीज़ और बताइए कि आपने कभी बहुत सारे जो है पोर्ट्रेट भी किए थे आपने, मास्टर्स पोर्ट्रेट, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें कि कैसे वो किस तरह से रुझान? देखिए ऐसा है कि मैंने कई विधाओं में काम किया है।
तो सबसे पहले जैसे मैं अपने जो पारंपरिक जो हैं उसमें जैसे एक टेम्परा आता है, टेम्परा आता है, तो और दूसरा क्या है फ्रेस्को आता है। फ्रेस्को देखिए हमारे बहुत प्राचीन कला है। अपन एक बार थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं कि जो पोर्ट्रेट जो मास्टर हाँ जी हाँ। तो जल रंग, ऑयल रंग, तो मैंने जैसे उसमें व्यक्ति चित्र भी बनाए और लैंडस्केप भी बनाया है। तो व्यक्ति चित्रों में जैसे जो प्रसिद्ध हमारे यहाँ के जो रहे हैं उनके जैसे बहुत सारे पोर्ट्रेट्स मैंने बनाए हैं। श्रृंखला आपकी बड़ी चर्चित रही थी, बहुत सारे बनाए हैं। और कुछ मैंने ऑयल कलर में कुछ। कोई खास नाम आप लेना चाहें जिनके आपने बनाए? हमारे जैसे खास तो पिछले बार जो थे हमारे गवर्नर साहब कलराज जी मिश्र, उनका मैंने एक पोर्ट्रेट बनाया और बना करके जैसे ही मैंने उनको भेंट किया तो उनको यकीन नहीं आया। आप देखिए वो कहते हैं कि वर्मा साहब आप ये बताइए कि ये पेंटिंग है या आपने चित्र बनाया है? तो मैंने कहा सर ये मेरे हाथ का बनाया हुआ। मास्टर्स पेंटर्स के बनाए होंगे आपने जो दिवंगत हो चुके हैं जो? हाँ बनाया मैंने, और उससे भी देखिए बहुत कुछ मेरे को भी सीखने को मिला। और मैंने बहुत सारे चित्र मैंने बनाए और आज वो कई निजी संग्रहालयों में वो हैं। आपकी बहुत सारी किताबें भी है नाथूलाल जी, और खासतौर से एक किताब मुझे याद आ रही है कि रंग जो है उसकी टेक्निक क्या होती है जो उसमें। फ्रेस्को के बारे में भी आपकी एक किताब है। हम फ्रेस्को की बात करें कि आपने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी तैयार किए हैं जो भित्ति चित्रकला से जो है उनको ट्रेंड आपने एक प्रकार से किया। लेकिन एक बात नज़र आती है खास तौर से कि आधुनिक समय में जब देखते हैं तो फ्रेस्को के आर्टिस्ट मिलते नहीं हैं। क्या कारण मानते हैं इसका आप? देखिए आयरिश तो मिल जाते हैं। हाँ, मतलब हमारी जो ये कला है आरएस कला, मतलब जैसे इंग्लिश में तो क्या है फ्रेस्को बोलते हैं। फ्रेस्को का मतलब है कि भित्ति के ताज़ा प्लास्टर पर किया गया चित्रणीय फ्रेस्को कहलाता है। और ये हमारे जैसे बहुत प्राचीन कला है। यहाँ भी जयपुर में जैसे से भी अपन ले सकते हैं। हाँ, जैसे जयपुर में भी बहुत सारे हमारे शेखावटी है, एरिया है पूरा भरा पड़ा है, हवेलिया है। रेलवे स्टेशन पे कृपाल सिंह जी ने बनाया, उसमें गणगौर का एक बहुत बड़ा चित्र बनाया था। उसमें भी मैंने एक सहयोगी के रूप में कार्य किया था। और आज देखा जाए तो मतलब इसके इन चित्रों का रंग जो है वैसे कायम रहता है। देखिए इसमें क्या है कि टेक्निक बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब हमारी जो पारंपरिक कला है उसमें टेक्निक का बड़ा रोल है। चाहे वो पेपर पे करे, चाहे कपड़े पे करे या भित्ति पे करे, टेक्निक का बड़ा महत्व है। एक कलाकार को मेरा ये कहना है कि टेक्निक का सही ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि सही टेक्निक ही चित्र को चिरायु बनाती है। आज यदि हम किसी संग्रहालय में जाकर के देखते हैं जो कि 500 साल पुराने चित्र हैं वैसे कि वैसे, तो उनको आज देखते हैं तो वो ऐसा लगता है कि जैसे किसी कलाकार ने अभी अभी इस चित्रों को बनाया है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? टेक्निक और उन कलाकारों की श्रम साधना। तो ये जो है टेक्निक का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने जो आपने किताब का जिक्र किया, तो मैंने एक किताब इसमें मेरी पब्लिश हुई है, राजस्थानी चित्र शैली की विभिन्न चित्रण विधियाँ। इसमें प्राय मैंने जो हमारी पारंपरिक जो चित्र हैं उनकी सारी जो टेक्निक्स हैं, चाहे हमारे पेपर पेंटिंग की हो या पिछवाई पेंटिंग की हो या भित्ति चित्र की हो या आइवरी टेक्निक की हो, सभी को मैंने, या रंग बनाने की जो विधि है, जैसे प्राकृतिक रंग जो, हाँ प्राकृतिक जो रंग है, मैं भी अपनी पेंटिंग्स में मतलब प्राय यही रंग यूज करता हूँ, जिसमें खनिज रंग होते हैं, रासायनिक कलर होते हैं, वानस्पतिक कलर होते हैं और जैविक कलर होते हैं। अब जैसे खनिज कलर में तो जो हमारे जैसे मिट्टी के, पत्थर के जो मतलब जैसे उपलब्ध होते हैं, जिसमें गेरू है, हिरमिच है, हरा भाटा है, दानाफा रंग है, सिंगरफ है, ऐसे कलर्स, जैसे उसमें जैसे सोना चांदी, ऐसे कलर्स को हम बाज़ार से मतलब जैसे लेके आते हैं, शुद्ध रूप में मिलते हैं। फिर उनको हम लोग शुद्ध करते हैं, छानते हैं, उसको पीसते हैं, फिर फिल्टर करते हैं, ऐसे करके बड़ी मेहनत लगती है, तब जा कर के रंग तैयार होता है। और उसमें जैसे रासायनिक कलर है, कुछ जैसे काला रंग जो है, जो हम दीपक से बनाते हैं, काजल से, काजल जिसको कहते हैं, तिल्ली का तेल का मतलब जैसे दीपक जला करके उससे फिर वो काजल इकट्ठा करके वो जैसे हम ऐसे वनस्पति में जैसे नील है, लाख का रंग है। जैविक कलर में जो है एक गऊ-गोली बहुत प्रसिद्ध रंग रहा है और कलाकारों का बहुत प्रिय कलर रहा है, गऊ-गोली, जो से मतलब जिसको कहते हैं कि गाय के यूरिन से मतलब तैयार किया जाता था। लेकिन आज इसकी टेक्निक मतलब प्राय लुप्त सी हो चुकी है, किसी कोई मतलब कोई कलाकार भी नहीं जानता है इस टेक्निक को।
और दूसरा इससे हम लोग जैसे शंख और सीप उसका जैसे अच्छा, कलर के तो अपन बहुत सारी चीज़ें आपकी किताब में भी देख सकते हैं। मैं एक बात और आपसे पूछता हूँ क्योंकि समय की सीमा अपने पास जी जी कि एक चीज़ मुझे बताइए जो दर्शक भी शायद जानना चाहते हैं कि एक तो मोलेला की जो कला हम देखते हैं कि वो भी एक प्रकार से भित्ति लगाते हैं उसमें जो है उभार कर जो है जी जी, और एक भित्ति चित्र वो है जो कृपाल सिंह जी के रेलवे स्टेशन में भी देखते हैं, कई जगह और भी देखते हैं अपन, शेखावटी के हवेलियों में देखते हैं अपन। क्या अंतर है दोनों में जिस तरह का? नहीं देखिए, जैसे मतलब भित्ति पे किसी भी माध्यम से, जैसे आपने बताया मोलेला वाले को भी हम भित्ति पे वो करते हैं और रंग पेंट से भी हम लोग भित्ति पे मतलब चित्रित करते हैं। तो जो भी मतलब किसी भी टेक्निक से किया हुआ जैसे जो भित्ति पर है उसको हम म्यूरल कहेंगे। लेकिन हम लोग जैसे डिफरेंस इसलिए करेंगे, जैसे फ्रेस्को की बात आती है उसकी टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट है। एक तो साधारण सीधे सीधे कलर लिए आपने दीवार पे कर लिए, वो भी एक प्रकार से म्यूरल कहलाएगा। या मोलेला के जो वो हैं तो उनको भी यदि चिपका दिया जाए वहाँ पे तो वो भी म्यूरल कहलाएंगे। लेकिन फ्रेस्को की टेक्निक क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें एक तो टेक्निक होती है ब्यूने फ्रेस्को, जिसको आला गेला पद्धति भी कहते हैं, हमारी जयपुरी भाषा में आराइस भी कहते हैं, मोराकसी भी कहते हैं, मतलब 3 नामों से पुकारा जाता है। और एक होता है सेको, मतलब उसकी सरफेस जो तैयार करके हम लोग उसको छोड़ देते हैं तो उसको मतलब जैसे सूखने के बाद में उसको जो रंग पेंट करते हैं उसको सेको पद्धति में लिया जाता है। लेकिन जो ब्यूनो वाली है, आरएस वाली पद्धति है, वो बड़ी ही श्रमसाध्य है। इसमें मतलब जब तक दीवार का वो प्लास्टर गीला रहता है तब तक हमें वो पेंटिंग पूरी करनी होती है। यदि आपने उसके बाद में यदि कुछ लगाया, रंग लगाया या उसको छोड़ दिया तो रंग जैसे हाथ घुमाएंगे तो उतरने लगेंगे। इसमें जैसे गीली दीवार पे हम लोग जो अपने खनिज कलर लगाते हैं और इसमें सीमित ही कलर होते हैं, जैसे गेरू है, हिरमिच है, हरा बाट है, काजल वगैरह है, यही रंग इसमें इस्तेमाल होते हैं। नहीं किसी प्रकार का इसमें गोंद वगैरह इस्तेमाल इसमें होता है। ये जो काम आपने किया सारा, इसकी एक टेक्निक और कि मतलब इन रंगों को लगाने के बाद में इसको पीटना पड़ता है, जिससे पीटने से क्या होता है कि वो प्लास्टर में फिक्स हो जाता है और वो उसकी बड़ी लंबी आयु रहती है। आपने रेस्टोरेशन का काम भी बहुत सारा किया है और बल्कि रेस्टोरेशन काम के आज के समय में नीड भी है, क्योंकि बहुत सारी प्राचीन कलाकृतियाँ लुप्त होती जा रही है और ख़त्म भी होती जा रही है देखभाल के अभाव में जो है। तो ये जो रेस्टोरेंट के बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से रेस्टोरेंट का काम जो है करना चाहिए। देखिए, संरक्षण का काम कैसे? देखिए, ये काम बड़ा मुश्किल है। वैसे इसमें भी ये बताया कि मैंने जो रेस्टोरेशन जो करते हैं उसको मतलब पूरी मतलब नॉलेज होनी चाहिए, मतलब अधूरा ज्ञान किसी मतलब का नहीं होता है वो। तो जैसे मैं बहुत सारी जैसे क्लासेस ली है, फ्रेस्को पेंटिंग वगैरह की है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी ली है, कॉलेजेस वगैरह में ली है और जौहर कला केंद्र में भी मैं जौहर कला केंद्र के सहयोग से कई बार मतलब जिसमें कलाकारों ने भी उसको मतलब लिया, अपना नई पीढ़ी को क्या कहना चाहते हैं कि रेस्टोरेशन का काम किस तरह से किया? हाँ, किया है। ऐसे मैं सिटी पैलेस में भी बराबर 3 साल से मतलब वहाँ सिखा रहा हूँ ये ट्रेनिंग। लेकिन मैं ये देखता हूँ मैंने इतनी जगह सिखाया, पता नहीं कि आजकल के युवा वर्ग के लोग हैं, बच्चे हैं, उनमें क्यों नहीं, पता नहीं इसके प्रति वो है इंटरेस्ट है, साधना या तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो कड़ी मेहनत है वो नहीं करना चाहते हैं। पहली बात तो ये, आज के विद्यार्थी मैं समझता हूँ जैसे देखते हैं हम लोग कि उनको तो ये चाहते हैं कि बड़े इजी वे में तो पेंटिंग बन जाए, बड़े इजी वे में हमें अवार्ड मिल जाए और रातों रात वो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। तो ऐसा होता नहीं है। अंतिम एक प्रश्न और करना चाहता हूँ, गीत गोविंद पे आपकी श्रृंखला बहुत चर्चित रही है जी। राधा कृष्ण के जो चित्र जो है, बल्कि घर घर में कई जगह है भी आपके चित्र, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, गीत गोविंद पे मैंने कृष्ण के जो प्रेम प्रसंग है उन चित्रों को मैंने बहुत चित्रित किया है और कृष्ण मतलब सभी विद्याओं के जैसे उनको ज्ञाता कहेंगे तो हम लोग ने कृष्ण से बहुत कुछ सीखा है। कर्षयति कृष्ण, हाँ, जो आकर्षित करे वह कृष्ण। और मुझे लगता है कि नाथूलाल वर्मा जी कला के साथ एक बात और लागू होती है कि उनकी कला निरंतर देखने वालों को आकर्षित करती रही है, इसलिए भी कि वहाँ पर राग भी है और देखने का रंजन भी वहाँ जुड़ा हुआ है। नाथूलाल जी, आप हमारे साथ आए संवाद के इस कार्यक्रम में, बहुत सी बातें और भी है जो शायद बाकी रह गई है, फिर किसी दिन आपसे और संवाद करेंगे। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।